क्लास 12th अगर आप रीएवल्यूएशन प्रोसेस के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। बच्चों का डाउट्स था कि अगर हम रीचेकिंग या वेरिफिकेशन या फिर रीएवल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं नंबर आपका कम तो नहीं हो जाएगा। तो बच्चों, वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ये सारा जो डिटेल्स है मैं आपको इस वीडियो में पूरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने लगातार ये डिमांड किया था ओएसएम सिस्टम के खिलाफ, और जो सीबीएसई पैसा आपसे लूट रही थी उसको कम करने के लिए फाइनली जितने भी एजुकेटर्स थे, हम लोग थे, हमने ये डिमांड उठाया, आपके हक के लिए लड़ा, और सीबीएसई को हमारे सामने झुकना पड़ा। उसने फाइनली आपके फी स्ट्रक्चर को कम किया, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फी स्ट्रक्चर है, ये हमने आपको वैसे भी वीडियो बना के बता दिया था, लेकिन एक बार फिर भी आपको दोबारा से बता देते हैं। आपके आंसर शीट का फोटो कॉपी लेने का जो डेट है, वो बच्चों स्टार्ट हो जाता है 19 मई से, और ये लास्ट आप कब अप्लाई कर सकते हैं, 22 मई तक कर सकते हैं। बच्चों, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि सीबीएसई ने आपको बस एक बार ही मौका दिया है। आप एक बार में ही, चाहे आप एक सब्जेक्ट का फोटो कॉपी मंगा सकते हैं या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट के फोटो कॉपी मंगा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देना बच्चों, अगर आप पहला स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप फोटो कॉपी के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर आप वेरिफिकेशन या फिर री एवेल्यूएशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बच्चों, अब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसका हमने एक पीडीएफ बनाया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम वहां पे अपलोड कर देंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि रीचेकिंग के लिए 3 स्टेप हैं, और तीनों स्टेप में बच्चों सबसे पहला स्टेप है, ये हमने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले आपको फोटोकॉपी मंगानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर बच्चों आपको रीएवल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस केस में आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला केस है टोटलिंग मिस्टेक। टोटलिंग मिस्टेक का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर कॉपी चेक करते टाइम जो हमारा एग्जामिनर है, उसने अंदर हमको 78 नंबर दिया है, लेकिन जो आपका फ्रंट पेज है जहां पे आपके नंबर काउंट होते हैं, वहां पे गलती से अगर उसने 72 ऐड कर दिया है, तो इसको बोलते हैं टोटलिंग एरर। तो इसमें क्या होगा, आपका नंबर जो है बढ़ जाएगा। दूसरा जो आपका केस आता है बच्चों, आंसर अनचेक्ड रह गया हो, यानी कि सपोज कर लीजिए आपने अपना फोटोकॉपी मंगाया और उसमें यह देखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसको जो है आपके एग्जामिनर ने चेक नहीं किया है, तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर जो है आपका नंबर बढ़ जाएगा। बच्चों, जो तीसरा केस है उसको कहते हैं मार्क्स ट्रांसफर एरर। मार्क्स ट्रांसफर एरर का मतलब क्या होता है कि जो आपका आंसर बुक है उसके अंदर जो है आपको 4 नंबर दिए गए हैं, लेकिन जो आपका मेन पेज है या तो उस पर कम नंबर चढ़ाए गए हैं या फिर उस पर 0 नंबर दिए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर वो नंबर आपका ऐड हो जाएगा। हम आते हैं अगला जो आपका केस है। अगले केस में बच्चों लिखा रहा है सही उत्तर होने पर भी कम अंक, यानी कि जब आपका फोटोकॉपी आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ऑफिशियल मार्किंग स्कीम। बच्चों, एक चीज और आपको जानकारी दे देते हैं कि इसके लिए आपके पास 3 चीज होना चाहिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर, दूसरा आपको मार्किंग स्कीम, और तीसरा आपके जो है फोटोकॉपी जो आपने मंगाया है। इन तीनों से मैच करके ही आप जो है वेरिफिकेशन या फिर री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, वरना छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आपके जो नंबर बढ़े हैं वो कम भी हो सकते हैं। अभी नंबर जो है कम क्यों होते हैं मैं आगे चल के बताने वाला हूं। अभी बता रहा हूं बच्चों कि आपके नंबर कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा आ रहा है बच्चों कि सपोज कर लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने डायग्राम बनाया है, काफी अच्छे से उसने आंसर लिखा है, लेकिन जो आपके एग्जामिनर है उन्होंने 3/5 यानी कि 5 में सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर दिए हैं, जबकि आपने पूरा स्टेप फॉलो किया है, आपने पूरा मार्किंग स्कीम को देखा है कि हमारा आंसर सही है, लेकिन फिर भी 5 मिलने के बजाय आपको 3 नंबर दिया गया है, फिर भी आप री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बच्चों, जो पांचवा केस है आप यहाँ पे देखेंगे लिखा आ रहा है वस्तुनिष्ठ विषयों में सही विधि पर स्टेप मार्क्स ना मिलना। बच्चों, इसमें यह होता है, सपोज कर लीजिए कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखा, लेकिन कुछ कैलकुलेशन के वजह से आपका फाइनल आंसर गलत हुआ है, लेकिन आपका स्टेप सही है, लेकिन फिर भी टीचर ने स्टेप के मार्किंग नहीं किए हैं, तो वहां पे आप वेरिफिकेशन के लिए या री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो स्टेप के आपके नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं, लिखा है किन परिस्थितियों में मार्क्स घट सकते हैं। अब जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो कौन सी गलती नहीं करनी है जिनके वजह से आपके नंबर कम हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है
जो आपके पहले एग्जामिनर हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, चूंकि ओएसएम पहली बार लागू हुआ था तो कुछ टीचर जो है अपने तरफ से मे भी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपने थोड़े बहुत एरर किए हो लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करते हैं, उन्होंने जो है ज्यादा नंबर दे दिया है। लेकिन अगर आप री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे तो दोबारा से जो आपकी कॉपी जांच होगी बहुत स्ट्रिक्टली होगी। इसीलिए बच्चों बोले सोच समझकर आपको दोबारा से क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्म हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास सही रीजन है, तो ही आप क्या करेंगे, री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अभी हम ये भी बताएंगे कि आपको किन परिस्थितियों में री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। बच्चों हम दूसरे केस में आते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले कि अगर किसी टीचर ने पहले, यानी कि जो आपका रिजल्ट आ गया इसमें अगर अपने तरफ से मान लेते हैं कि आपने अच्छा लिखा हो या फिर आपने डायग्राम अच्छा बनाया हो, फिर भी जो है जो आपका आंसर गलत है तो टीचर जो है कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर अपनी तरफ से दे देता है। लेकिन अगर आप जब री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो नंबर आपको क्या कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, जो भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिला है। बच्चों दूसरा जो केस आता है इसमें ये आया है कि अगर आपने रॉन्ग मेथड यूज किया है। रॉन्ग मेथड का मतलब आपने कोई फॉर्मूला जो है गलत यूज कर लिया, आपने जो है कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी, लेकिन टीचर ने थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग किया और आपको नंबर दे दिया। जब दोबारा री एवोल्यूशन का अप्लाई करेंगे तो जो नंबर आपका बढ़ा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। ठीक, तीसरे नंबर पे हम आते हैं। लिखा है ओवर अटेम्प्टेड क्वेश्चन। कभी कभी बच्चों आप देखते होंगे कि आपके एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 एक क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे रहेगा और दूसरा क्वेश्चन रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं और टीचर करता है क्या है, जो उनको सही लगता है जिसमें ज्यादा नंबर आपके आ सकते हैं वो जो है चेकिंग करके आपको अच्छा नंबर दे देता है। लेकिन जब दोबारा से आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका रीजन क्या है बच्चों, सपोज कर लीजिए कि जो आपने पहला आंसर लिखा है वो जो है अच्छा नहीं लिखा है, जो दूसरा आंसर लिखा है वो आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है जो पहला उत्तर होता है, यानी कि जो आपने पहला आंसर लिखा है, अब चाहे वो आपने सही लिखा है चाहे आपने गलत लिखा है, वही माना जाएगा। अब सपोज कर लीजिए जो पहला एग्जामिनर था वो दूसरे के बेसिस पे नंबर दे दिया, ज्यादा नंबर दे दिया, लेकिन अब जो होगा पहले के बेसिस पे नंबर मिलेगा और चूंकि आपने उसका आंसर उतना अच्छा लिखा नहीं है तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं और किन वजहों से आपके नंबर जो है कम हो जाते हैं। लिखा है गलत प्रश्न संख्या अंकित करना, यानी कि बच्चों क्या होता है, सपोज कर लीजिए जल्दबाजी में चूंकि आपका जो है बोर्ड है और आप जो है काफी ज्यादा पैनिक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका आंसर लिखना है, लेकिन उसका आंसर लिखते टाइम आपने वहां पे क्वेश्चन नंबर 26 लिख दिया है, यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर क्या किया है, गलत लिखा है। तो जो कुछ अच्छे एग्जामिनर होते हैं जो कि पहली बार चेकिंग करते हैं, मे भी हो सकता है कि उनको लगता है कि बच्चे जो है इतने मिस्टेक करते हैं तो उसको इग्नोर कर देंगे और आपको नंबर दे देंगे। लेकिन अगर आप दोबारा से रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर जो नंबर मिला है उस नंबर को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, गलत लिखा है। और इसलिए बच्चों बोल रहे हैं कि रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है। इसमें आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, जो पांचवा केस है जिसके वजह से आपके नंबर कम हो सकते हैं। लिखा है गलत तथ्य या वैचारिक त्रुटियां, यानी कि अगर सपोज कर लीजिए कि आपने आंसर लिख दिया है कि अनुच्छेद 370 एक मौलिक अधिकार है, सपोज कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले परीक्षक ने इसे अनदेखा कर अंक दे दिए परंतु पूर्ण मूल्यांकन में इस तथ्यात्मक त्रुटि पर अंक काट दिए जाएंगे। कोई फैक्चुअल डेटा है, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपने पहले क्या कर दिया, गलत लिख दिया। जो पहला एग्जामिनर था उसने सोचा अरे इतना मिस्टेक, बाकी तो बच्चा सही लिखा ही है, ये छोटा सा मिस्टेक है इसको इग्नोर कर देते हैं और अच्छा नंबर दे देते हैं। उसने अच्छा नंबर दे दिया, लेकिन जब आपने री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया तो देखा गया कि आपने जो फैक्ट लिखा था वो तो गलत था। तो फिर आपका अगर उस आंसर के लिए 5 नंबर दिया होगा पहला एग्जामिनर ने, तो फिर आपका नंबर क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, यानी कि आपके नंबर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं जो छठा केस है जिसकी वजह से आपका नंबर कम हो सकता है। लिखा आ रहा है कि यदि गणित या विज्ञान में विधि अधूरी थी लेकिन परीक्षण ने छात्र को पास कराने या अंक बढ़ाने के अतिरिक्त अंक दे दिए थे, रीएवैल्यूएशन में आधिकारिक मार्किंग स्कीम के कड़ाई से पालन करने अतिरिक्त अंक हटा दिए जाते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके टीचर ने आपको ग्रेस मार्क्स दिया हो, मान लेते हैं कि आपका जो है 2 नंबर 3 नंबर से जो है क्या रह रहा हो, पासिंग मार्क्स रह रहा है। टीचर को लगा कि फेल करने से अच्छा है 2 या 3 नंबर हम बढ़ा कर दे देते हैं ताकि बच्चा पास हो जाए, और आपने क्या कर दिया, रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब जो आपका कॉपी जांच होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली होगा और जो नंबर आपका पासिंग था वो उससे कम भी हो सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो बहुत सोच समझ कर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो अपने आसपास के जो भी आपके स्कूल के टीचर होंगे या फिर आपने कहीं से भी ट्यूशन पढ़ा होगा, जो भी आपके नॉलेजेबल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनसे जो है एक बार राय मशवरा लेकर ही आप री-एवैल्यूएशन के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कि आखिर वेरिफिकेशन और री-एवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है, सपोज कर लीजिए कि काउंटिंग में आपका गड़बड़ी हो गया। मान लेते हैं कि टीचर ने जल्दबाजी में क्या किया, जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसका जो है अंदर तो मार्क्स लिख लिया, लेकिन बाहर काउंटिंग करने में जो उससे 1-2 मिस्टेक हो गया। मान लेते हैं कि आपके 80 के जगह पे उसने 75 लिख दिया क्योंकि एक उससे छूट गया। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। दूसरी बात कि ये आपका जो है क्या होता है, री-एवैल्यूएशन के कंपेयर में बहुत ज्यादा सेफर होता है। सेफर इन द सेंस कि इसमें जो है कॉपी आपकी दोबारा से जांच नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग होती है, या ये देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है किसी क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है और टीचर ने उसको या तो चेक नहीं किया है या फिर जो है चेक करते टाइम जो है उसने कम नंबर दिया है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अगला लिखा है आमतौर पे अंक बढ़ते हैं या समान रहते हैं। वेरिफिकेशन में या तो क्या होता है, आपका नंबर बढ़ता है, या फिर अगर नंबर नहीं बढ़ेगा तो आपका नंबर कम भी नहीं होता है, क्योंकि आप अपने कॉपी का दोबारा जांच नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि आप अपने कॉपी का दोबारा जांच नहीं करवा रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप काउंटिंग के लिए बोल रहे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो एग्जामिनर ने चेक नहीं किया है, तो ये जो है दोबारा से चेक किया जाएगा तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि आपका नंबर बढ़ भी सकता है या फिर आपका नंबर समान रहेगा वेरिफिकेशन वाले में। आगे इसमें लिखा है कि जो तकनीकी जांच होता है, इसमें जो है टेक्निकल जो चेकिंग होता है वही होता है, आपका जो है आंसर दोबारा से चेक नहीं होता है। लेकिन आप री एवल्यूशन में आते हैं तो बोला जा रहा है कि आपकी जो कॉपी है दोबारा से जांच की जाएगी। जिस क्वेश्चन नंबर के लिए आप चैलेंज करेंगे वो कॉपी दोबारा से कोई और एग्जामिनर क्या करेगा, जांच करेगा, और वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली जांच किया जाता है। आगे लिखा है ये बहुत ज्यादा क्या है, रिस्कियर है। यानी कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आप जो है सही लॉजिक के साथ सीबीएसई को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि आपका नंबर क्यों बढ़ना चाहिए, तो हो सकता है कि आपके नंबर घट भी सकते हैं, आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। आगे लिखा है अंक बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, हमने अभी जस्ट बताया। ठीक है बच्चों, और आगे लिखा है यहाँ पे बच्चों, छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियां। आखिर आप कौन कौन से गलतियां करते हैं जिनके वजह से आपके री एवल्यूशन प्रोसेस में नंबर कम हो सकते हैं। पहला लिखा रहा है, मैंने बहुत लंबा उत्तर लिखा था। सीबीएसई कभी भी उत्तर की लंबाई के आधार पे अंक नहीं देता, बल्कि उत्तर की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है। यानी कि अगर आपने जो है क्वेश्चन नंबर सपोज कर लीजिए 5 है, अगर आप सीबीएसई को ये रिप्लाई करते हैं कि हमने तो पूरा पेज भर के लिखा है, आपने कम नंबर दिया है, अरे तो ये जेन्युइन रीजन थोड़ी ना हुआ, ये आपका लॉजिक थोड़ी ना हुआ। आपके जो आंसर के क्वालिटी होते हैं वो देखे जाते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो आपने इंफॉर्मेशन वहां पे पुट किया है वो देखे जाते हैं। आपने कितना ज्यादा लिखा है कितना कम लिखा उस पर नहीं देखा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है मेरी लिखावट बहुत अच्छी थी। यानी कि आप ये क्लेम करें यार मेरी तो राइटिंग काफी सुंदर थी तो मेरा जो है नंबर ज्यादा आना चाहिए, नहीं। आपने उस क्वेश्चन का आंसर कितने अच्छे से लिखा है, पूरे क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको फुलफिल किया है या नहीं किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे। स्कूल के शिक्षकों ने मुझे 95 अंक दिए। सपोज कर लीजिए आप ये बोल रहे हैं यार स्कूल में तो मेरे इतने नंबर आते थे, यहाँ पे नंबर कट गए। अरे तो स्कूल का अलग है, स्कूल के टीचर आपको पर्सनली जानते हैं, जो आपके छोटी छोटी मिस्टेक है उसको मे भी इग्नोर भी कर सकते हैं। हो सकता है आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो टीचर को ये लगता हो कि ये बच्चा तो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है क्लास 12th बोर्ड का, वो ना तो आपका नॉन है ना तो आपको जानता है, सिंपल सी बात है। तो जो आपका कॉपी है उसी के बेसिस पे आपको क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब आगे लिखा आ रहा है कि निर्णय गाइड कब आवेदन करना सही और कब नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या आपको आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बोला जा रहा है कि इन परिस्थितियों में आवेदन करें अगर आपको लगता है कि कोई उत्तर पूरी तरह से अनचेक रह गया है। यानी कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो एग्जामिनर ने गलती से उसको चेक नहीं किया है, तो पक्का आपको क्या करना चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। दूसरा आ रहा है मुख्य पृष्ठ और अंदर के पृष्ठों के योग में अंतर हो। मान लेते हैं कि जब आप अंदर की कॉपी का जितने भी आपके टोटल नंबर मिले काउंट करते हैं 80 आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने जो बाहर फ्रंट पेज है उस पर 70 नंबर दे रहा है, अगर काउंटिंग डिफरेंस हो रहा है तो पक्का आपको क्या करना चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तीसरा आ रहा है किसी पसंदीदा या मजबूत विषय में अप्रत्याशित रूप से बहुत कम अंक आए हो। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, आपने घर पे मिलाया था कि भाई हमारे 90 से ज्यादा आ रहे हैं और आपको 50 नंबर आ रहा है, तो 40 नंबर का डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। इस केस में आप पक्का जो है वेरिफिकेशन के लिए, री एवोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
आगे बोला जा रहा है विषय पूरी तरह वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव हो, जैसे मैथ है, अकाउंट्स, जहां निश्चित स्टेप्स के अंक तय होते हैं। मतलब जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, तो वहां पे ना स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, नंबर आपको दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है, जो आपके स्टेप बाय स्टेप नंबर दिए जाते हैं, जहां पे आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तो पक्का आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन कब आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए या रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला देखिए, यदि पहले से ही 95 प्लस अंक प्राप्त हो चुके हैं, सपोज कर लीजिए कि आपको लग रहा है कि यार मुझे तो 97 98 आना चाहिए, लेकिन आपके 95 नंबर आए हैं, तो 1 या 2 नंबर के लिए आपको वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या पता कि आप जो है कर्म करने गए, पता चला जो है आपका कांड हो गया, यानी कि नंबर बढ़ाने के लिए गए और नंबर आपका क्या हो गया, कम हो गया। सेकंड जो पॉइंट है लिखा है, यदि आपके अधिकांश उत्तर आंशिक रूप से गलत या स्पष्ट हो। मान लेते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिखा, आधा सही आधा गलत है। जो पहला एग्जामिनर है उसने जो है आपको सही नंबर दे दिया, मान लेते हैं कि 5 में से 4 नंबर दे दिया। अब आपको लगता है नहीं, हमको तो 5 में से 5 नंबर ही चाहिए। पता चला आप रीएवल्यूशन के लिए गए और 4 जो मिला हुआ था उसमें से और 2 नंबर कट के 2 नंबर ही रह गए। तो उस केस में जो है आपको रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं करना है। परीक्षा में अनुमान या मनगढ़ंत उत्तरों का अधिक प्रयोग किया गया था। मान लेते हैं कि आपने कुछ भी बना बना के लिख दिया है ना, पूछा गया है कुछ और लिख दिया है कुछ, है ना, और आप पास भी हो गए हैं, लेकिन लगता है कि नहीं हमारे नंबर तो कम आए, तो उस केस में अगर आप री एवल्यूशन या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके नंबर पक्का है कि कम होंगे, कटेंगे, घटेंगे, ठीक है ना। और आगे लिखा है, यदि केवल उच्च उम्मीदें थी परंतु आपके पास अपने उत्तर पुस्तिका के प्रति में कोई ठोस तकनीकी कमी या प्रमाण नहीं है। सपोज कर लेते हैं कि आपने फोटो कॉपी मंगवाया अपने आंसर शीट का, उसमें आपको लग रहा है कि एग्जामिनर ने ठीक ठीक नंबर दिया है, भले जो है आपके कम नंबर आए हैं, लेकिन आपके आंसर शीट के हिसाब से आपको सही नंबर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप जो है वेरिफिकेशन या री इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो नंबर आपके और जितने थे और क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। आगे बच्चों बोला जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के बारीकी से अध्ययन किए बिना केवल उम्मीद के आधार पर सीधे रीएवल्यूशन के लिए आवेदन करना एक बड़ा जोखिम हो सकता है, समझदारी से निर्णय लें। तो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हमें इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो बहुत जल्द उसका वीडियो हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप सबसे पहले संजीवनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद ये जो वीडियो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनको पता चल जाए कि उन्हें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।